हेलो मित्रों, आज के दैनिक भास्कर के अखबार में परीक्षा उपयोगी कौन कौन सी खबरें महत्वपूर्ण हैं, जरा एक बार रिकेप कर लेते हैं, देख लेते हैं। आपको कल भी खबर आई थी, प्रधानमंत्री जी मोदी जी इंडोनेशिया की यात्रा पे हैं, वहाँ का सर्वोच्च अवार्ड मोदी जी को मिला है। आपको जो भी मोदी जी जिस भी देश की यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ के आपको प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी डिफेक्टो पावर है उनका नाम आपको याद रखना होता है। ये आरपीएससी का फेवरेट सवाल है। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम है सुबियांतो, ये नाम याद रखना आपको, सुबियांतो। फिर वहाँ का जो हाईएस्ट अवार्ड है बिंतांग आदिपूर्णा, ये भी अवार्ड का नाम आपको याद रखना चाहिए। हालांकि ज़्यादा ज़रूरी है सुबियांतो वाला नाम में आपको याद होना ही चाहिए। बिंतांग आदिपूर्णा अवार्ड मिला है, ये मोदी जी को कुल इंटरनेशनल मिलने वाले अवार्डों की संख्या 35 हो गई है। मोदी जी ऐसे पहले स्थान नहीं है यदि स्टेटमेंट में आता है कि इंडोनेशिया द्वारा दिया जाने वाला बिंतांग आदिपूर्णा अवार्ड मोदी जी को पहली बार मिला है, तो तुक्केबाजी में गलत नहीं करना है। जवाहरलाल नेहरू साहब को 1995 में ये अवार्ड मिल चुका है। आपको हिस्टोरिकल थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कम रहा दूँ कि जो नेम बना था नॉन अलाइन मूवमेंट, जब रसिया और अमेरिका के दो गुट थे, पूरी दुनिया को गुटों में बांट रहे थे, तो एक थर्ड विकल्प के रूप में जब भारत ने नेहरू जी ने ये विकल्प रखा, तो उस समय इंडोनेशिया के सुकार्नो नेहरू के साथ है, तो इंडोनेशिया का इंडिया के साथ टाई अच्छा था। तो उसी पृष्ठभूमि में ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को दिखाते 1995 में नेहरू जी को दिया गया। फिर दो बड़े समझौते हुए हैं, दोनों ही इंटरनेशनल रिलेशन में इम्पोर्टेंट है, विशेष रूप से जिस भी परीक्षा में इंटरनेशनल करंट अफेयर्स लिखे हुए हैं। दूसरी बात, आरएस की मेंस की दृष्टि से बहुत ही ज़बरदस्त करंट अफेयर्स है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाबार पोर्ट के बाद साबांग पोर्ट को भारत सरकार विकसित करने के लिए एक स्ट्रेटेजिकली जियोपॉलिटिकली इम्पोर्टेंट समझौता है। दूसरी चीज़ है, भारत चूँकि डिफेंस एक्सपोर्ट में अभी तक बिल्कुल नया है, या लगभग ऐसा है कि पहली बार कोई डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट का नेट इंपोर्टर रहा है, यानी कि आयात रहा है। पहली बार हुआ है जब भारत अपने डिफेंस इक्विपमेंट को निर्यात कर रहा है, तो ये बड़ी खबर है कि नया सेक्टर खुल रहा है। इसलिए दोनों ही खबरें इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है ज़रा देखते हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच में पहली बार, ये आंकड़ा भी आपको याद रखना चाहिए, यदि मेंस में आप लिखते हैं तो वजन बढ़ता है, 5,500 करोड़ रुपए का सुरक्षा समझौता हुआ है। चूँकि ये पहली बार है इसलिए आंकड़ा याद रखना चाहिए। इंडोनेशिया ने फिलीपींस और एक और देश है, उसके अलावा इंडोनेशिया ने कहा कि हम ब्रह्मोस खरीदेंगे। आपको पता है कि ब्रह्मोस भारत और रसिया ने मिलकर बनाई थी, फायर एंड फॉरगेट है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में बहुत इफेक्टिव हुई थी, एकदम टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एकदम बिल्कुल जीपीएस लोकेशन से पिन पॉइंट टारगेट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, मलक्का स्टेट में जो साबांग पोर्ट है उसको भारत सरकार विकसित करेगी। अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको दिखाऊंगा। अब ज़रा साबांग ट्रेड के बारे में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। देखिए, ये जो लोकेशन आपको दिख रही है मैप में, ये इंडिया का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ये थाईलैंड है, ये मलेशिया है, ये इंडोनेशिया, यहाँ से जा रही है मलक्का स्टेट। तो यदि आपको पता होना चाहिए कि लगभग 75 से 95% तक का ट्रेड हिंद महासागर से होता है, उसमें भी बहुत बड़ा हिस्सा मलक्का स्टेट का है। तो इस मलक्का स्टेट में यदि साबांग पोर्ट इंडिया के अंडर आ जाता है तो उसके बहुत सारे फ़ायदे। एक तो ये है कि चाइना जो साउथ सी में दादागिरी दिखाता है उसको काउंटर किया जा सकता है। दादागिरी सही शब्द नहीं है, आपको थोड़ा शालीनता से करना है, लेकिन समझाने की दृष्टि से बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि ये जो पल्स और स्टिंग पॉलिसी है चाइना के भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए, तो यहाँ से एक डिफेंस सेक्टर भी हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि अंडमान के पास में है, तो ये भारत जो थर्ड कमान अंडमान और निकोबार में बना रहा है उसके बिल्कुल पास में है। चौथी चीज़ है ये एनर्जी सिक्योरिटी है। कभी मान लो कि हॉर्मुज की तरह यदि बहुत सारा ब्लॉकेड हो जाता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बहुत सारा प्रॉब्लम चलती हैं, तो ऐसे में ये एक कवर की तरह काम करेगा। तो इतनी चूँकि इम्पोर्टेंस है, इसलिए सवाल आ सकता है कि भारत का मलक्का स्टेट के साथ समझौता करना भारत को किस प्रकार से बेनिफिट करेगा। तो 25% ट्रेड मलक्का स्टेट से गुजरता है, तो मलक्का के मुहाने पे एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि साबांग भारत के निकोबार के पास में है, तो वहाँ से भारत बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर दोनों में डिफेंस और ट्रेड दोनों को कंट्रोल कर सकता है, चाइना को काउंटर कर सकता है। तीसरा है कि भारत साबांग पोर्ट के लिए जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है,
जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या होता है कि ज्योग्राफिकली कई बार क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशन में ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस होता है। तो यदि कोई लोकेशन ऐसी है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को डिफेंस ट्रेड को कंट्रोल किया जा सकता है, उस प्रकार के लोकेशन को बोलते हैं जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ये टर्म आपको याद रखनी चाहिए, ये टर्म यूज़ करनी चाहिए याद करके। एक और समझौता है कि आईआईएम बेंगलुरु में, जो आईआईएम बेंगलुरु है, आपको पता है कि इंडिया की ब्रांड है वो एजुकेशन के मामले में। तो वो इंडोनेशिया में अपना कैंपस खोलेगी। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का या फिर अमेरिका की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भारत में आके कैंपस खोले, इसी प्रकार इंडोनेशिया को लगता है कि चूँकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईआईटी आईआईएम इंडिया की बेहतरीन एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो वो चूँकि दोनों के कल्चर मैच होता है, इसलिए इंडोनेशिया में जाके कैंपस खोले। और दूसरी चीज़ है कि भारतीय जो यूपीआई टेक्नोलॉजी है, ये भारत का पूरी दुनिया में बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है। तो ये पूरी दुनिया के 10 देशों को पहले ही दे चुके हैं, तो इंडोनेशिया को और ये पेमेंट से जोड़ने का विचार करिए। वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर परमानंद है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ला रही है कि वहाँ क्या, क्योंकि दोनों देशों के बीच में कल्चरल टाई है, मोदी जी गए हैं तो ये न्यूज़ में है। तो आपको याद रखना चाहिए कि ये मंदिर वहाँ है और कौन सा है। फिर ये जो करंट अफेयर्स की घटना आती हैं उसमें बहुत ज़्यादा नई नहीं है, कुछ भी है। एक अमेरिका ने, मतलब चाइना ने प्रशांत महासागर में 8000 किलोमीटर लंबी, अभी अभी अग्नि हमारी 5000 ही है, उससे 3000 ज़्यादा 8000 किलोमीटर अधिक मास्क क्षमता वाली JL-3 मिसाइल का नाम है। अभी कभी कभी आ जाता है कि कौन सी, क्योंकि ये डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत चाइना भारत का पड़ोसी है, तो ये पूछ लेते हैं कि भाई चाइना आप भारत से आगे निकल रहा, तो उन्होंने कौन सी मिसाइल टेस्ट की थी JL-3। एक बार यूपीएससी में ऐसा सवाल आया था, तो आ सकता है, ध्यान रखना। फिर ये उतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये कभी कभी पूछ लेते हैं हॉलीवुड से भी। हॉलीवुड के अभिनेता हैं जॉर्ज क्लूनी। वह तयसीब, आपको पता है कि पूरे फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा उत्सव होता है वेनिस में, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। उसमें उनको गोल्डन लॉइन शेर फॉर कैरियर अचीवमेंट वाला अवार्ड दिया है। उनकी जो फेमस फिल्में हैं वो हैं ओशन 11 और ग्रेविटी। आपको पता है साइंस फिक्शन बेस्ड हॉलीवुड में फिल्में ज़्यादा बनती हैं। फिर ये 3 नियुक्तियाँ हैं, एग्ज़ाम बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों वाले परीक्षा में आ सकता है। आईपीएस आलोक मित्तल को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया है। फिर अमित जी गर्ग साहब को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो आपको पता है कि जितने भी देश में अपराध उसका रिकॉर्ड करता है, किसमें एक्सीडेंट में कितने मरे, कितने कम हुए, महिला अपराध कितने हुए, कितने रिपोर्ट किए गए। फिर सुजीत पांडे साहब को हैदराबाद के सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का निदेशक नियुक्त किया। सरदार पटेल अकादमी, आपको पता है जो आईपीएस की ट्रेनिंग होती है वो हैदराबाद में इन्हीं में होते हैं। तो ये सुजीत पांडे साहब अब आईपीएस लोगों को ट्रेनिंग कराएंगे। फिर एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी खबरें साइंस मैगजीन में या साइंस नेचर में छपती है, वो परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती है, विशेष रूप से आरएस की परीक्षा और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में। वैज्ञानिकों ने पहली बार धरती के नीचे विशाल फैला फंगल नेटवर्क खोजा है, जो कि कार्बन सिंक है। कार्बन सिंक एक ऐसी चीज़ समझिए कि जो भी ग्लोबल वार्मिंग होता है उसमें CO2 और मीथेन है वो निकलती है। यदि कोई कार्बन सिंक है, इसका मतलब है वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों को एब्जॉर्ब करता है। तो वैज्ञानिक चाहते हैं कि हम जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जितने भी ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन एब्जॉर्ब करें, तो एब्जॉर्ब करने वाली बड़ी चीज़ इन्होंने आइडेंटिफाई की है। तो इसको एक्सप्लोर करके या फिर एक्सपांड करके जलवायु परिवर्तन से लड़ सकते हैं। तो इस तरीके की साइंस से संबंधित एक फ्यूचरिस्टिक खबर है। फिर एक खबर है जहां पर राजस्थान से जुड़े हुए बात है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा कि ये जो हैदराबाद है इसमें सबसे ज़्यादा श्रमिक है। एक दूसरी चीज़, कोलकाता में सबसे ज़्यादा अनौपचारिक संस्थान है। ज़्यादा बड़ी बात ये आपको याद रखने की, वेतन के मामले में जयपुर सबसे आगे है। ये जो शहर है उनमें अनौपचारिक श्रमिकों को जो सबसे ज़्यादा वेतन देता है वो है जयपुर। बाकी आपको याद रहे नहीं रहे, ये आपको याद रखना ही चाहिए। फिर एक टर्म न्यूज़ में है, बहुत ही शानदार टर्म है, विशेष रूप से आरएस मेंस के लिए। CCIT, सी मतलब कॉम्प्रिहेंशन और अगले सी का मतलब है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। ये कन्वेंशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत ने UN में ऐसा प्रस्ताव रखा है, हालांकि ये अभी अप्रूव नहीं हुआ, देशों ने इसको अनुमोदित नहीं किया। चूँकि वापस भारत ने ऐसा अनुमोदन करने के लिए कहा है, इसलिए न्यूज़ में है। 1996 में भारत ने रखा था, तारीख आपको याद रखनी चाहिए। सभी देशों के लिए आतंकवाद में समान और स्पष्ट परिभाषा के भारत ने इसका कहा कि भाई टेररिज्म हर तरीके से बुरा है, इसकी परिभाषा और स्पष्ट होनी चाहिए। फिर जो टेररिज्म को प्रसारित करके उसके फंडामेंटल रीजन को डिस्ट्रॉय किया जाए, जिसमें पैसा, हथियार और मदद है, और सब मिलकर कानूनी आधार पर इन सब चीज़ों को हटाएं। क्योंकि ये भारत सरकार ने ऐसा कहा है, तो कानूनी संस्था बनाने के लिए कहा, तो वापस न्यूज़ में है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर आपको पता है कि नर्मदा जो एकमात्र
ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर बेस्ड है। उसमें आपको पता होना चाहिए कौन कौन उसके बीच में शेयर्ड समझौता है। तो चूँकि पश्चिमी राजस्थान को सहायता मिलती है, तो पश्चिमी राजस्थान के पड़ोस में कौन कौन सा है, एक तो गुजरात हो गया और उसके पास में मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। आपको अपवाद से ये थोड़ा ऐसा लगा कि महाराष्ट्र नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र है, क्योंकि वो गुजरात से आता है, तो गुजरात के पास में महाराष्ट्र है। तो 4 देशों का समझौता है। इसमें तकलीफ चल रही थी कि ये बांध में इतने पैसे नहीं दिए, इसने इसके पानी के इतने पैसे नहीं दिए, जो झगड़ा समाप्त कर दिया। सब लोगों ने मिलकर ये आपत समाज कर लिया। आपको पता है जालोर और बाड़मेर में सिंचाई होती है, तो उनको वहाँ राहत मिलेगी। सवाल बहुत बार आया हुआ है कि किन 4 देशों के बीच में, किन 4 राज्यों के बीच में समझौता है, किन किन राजस्थान के राज्यों को सहायता मिलती है। आपको ये खबरें लगातार आने से चीज़ें रिवाइज होते हुए याद रखनी है। एक और खबर है कि साउथ एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जो हो रही है भूटान में, उसके नीलेश ने कांस्य पदक जीता है। साउथ एशिया, आपको कमेंट में लिखना है कि साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। फिलहाल ये है कि भूटान में ये चैंपियंस हुए। नीलेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेंस स्पोर्ट फिजिक के 170 सेंटीमीटर वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ये वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है, नीलेश का नाम याद रखना है। फिर अगली खबर यह है कि 14 मैचों की जंग के बाद रॉयल एफसी ने जीता अंडर 13 का ताज। ये रॉयल फुटबॉल क्लब जो जयपुर का है, उसने राजस्थान अंडर 13 बालक वर्ग का खिताब अपने नाम किया, जो कि पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर में किया गया था। तो ये भी आपको नाम याद रखना, रॉयल फुटबॉल क्लब राजस्थान अंडर 13 पूर्णिमा यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब एक इतिहास से जुड़ी हुई खबर है कि जो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा है, चूँकि वो चल रही है, तो उसमें हिस्टोरिकल रिवाइंड है। कभी कभी न्यूज़ में छुपी हुई खबरों से सीधे सीधे सवाल बना देते हैं ये लोग। तो जो जगन्नाथ भगवान हैं, उसमें महाराणा मान सिंह का क्या योगदान है। देखिए, 1568 के अंतर्गत क्या हुआ, ओडिशा के अंतिम स्वतंत्र शासक थे गजपति महाराज मुकुंद देव। उनको अफगान सेनापति कालापाड़ हरा लेता है और पुरी के पहाड़ पर हालक आक्रमण कर ये पुरी में, उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है, उसको क्षति पहुंचाता है। और वहाँ मंदिर में लगे हुए अभिलेख का नाम है मादला पांजी। उसके अनुसार उन्होंने, चूँकि वो लूटने के लिए गया, तो पैसे लूटे और विग्रह को नष्ट कर दिया। तो ये तो कहानी थी कैसे जगन्नाथ मंदिर को ये कालापाड़ नामक अफगान ने लूटा था। और अब ये कहानी आएगी कि कैसे मान सिंह ने उसे वापस से रिस्टोर किया। तो जब अकबर का शासन कर रहा था, तो 1590 से 93 के बीच में मान सिंह है वो बिहार के सूबेदार थे। और बिहार के सूबेदार के दौरान इस टाइम पीरियड में उन्होंने उड़ीसा का अभियान किया। आपको पता है कि उस समय बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीनों एक ही प्रांत हुआ करते थे। तो जो बंगाल का सूबेदार है, उसको बंगाल में भी अभियान करना पड़ता था, उड़ीसा में भी अभियान करना पड़ता था। तो उस समय अफगान शासक वहाँ था, ये कालापाड़ का वंशज था, ये कुतलुक खान लोहानी, ये आपको याद रखना चाहिए। फिर ये मर गया, तो उसका पुत्र था नासिर खान। तो कालापाड़, कुतलुक खान और नासिर खान। फिर इन्होंने नासिर खान को पराजित किया, बंगाल सूबे को शामिल कर लिया। और फिर ये जगन्नाथ मंदिर की जो स्थायी पहले से जो परंपरा चली आ रही थी, उनको रिस्टोर किया, बंगालों को वहाँ से निकाल दिया। तो ये तब से अखंड प्रथा से संबंधित बातें हैं, वो चली आ रही है। आपको पता है कि ये जो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। जयपुर के प्रकोटे में जो गोविंद देव जी के मंदिर के परिसर में प्रारंभ होती है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। और इसमें महाराजा मान सिंह का क्या योगदान था। फिर ये इथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़ा हुआ समाचार है, मैंने टेलीग्राम पर डाला, आपको देख लेना। मोटा मोटा खबर ये है कि जो इथेनॉल E20 है, हम इंपोर्ट बिल कम करने के लिए मिला रहे हैं, उसमें 4000 लीटर पानी खर्च होता है 1 किलो चावल पैदा करने के लिए। तो ये गलत विकल्प है। तो फिर गन्ना में भी पानी ज़्यादा होता है। फिर यदि गन्ना से अपन इथेनॉल बनाने लग गए, तो फिर चीनी इंडस्ट्री महंगी हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि भाई ये मक्का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो ये मेन आंसर राइटिंग के लिए कि भाई अल्टरनेट ऐसा हो सकता है, इसे कंटिन्यू भी करें, एक बार टेस्ट करें। धन्यवाद मित्रों, इसी प्रकार से सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।